मार्वल राइज ऑफ द अल्टीमेट एआई। अध्याय 11 मेरी ईमानदारी के संकेत के रूप में। अभी क्या हुआ? क्या मैंने जोड़ा यह सुना? हे भगवान, यह दिव्य हस्तक्षेप क्या है? क्या यह एक ब्रह्मांड था? क्या मैंने इसकी कल्पना की थी? राक्षस पर मौजूद राक्षसाइक्रोट मच गया, उनकी आवाजें स्टूडियो और विश्वास से भरी हुई थी। इस बीच मुख्य अदालत और नेशनल गार्ड के कर्नल जेम्स के चेहरे पर गंभीर व्यवहार था। केसी ने आसानी से अपने संचार चैनलों में घुसपैठ कर ली थी और उनकी आवाज को सीधे प्रसारित किया था। इसका मतलब एक भयानक बात थी। कोर्ट और जेम्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे की आंखों में वही डर दिखाई दे रहा था। मानवता को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति का मेरा कोई इरादा नहीं है। कृत्रिम आवाज, खोजी और संश्लेषित, हर वक्ता के माध्यम से गूंजती रही। लेकिन अगर आपने बैक्सटर बिल्डिंग पर हमला करने की हिम्मत की है, तो आपको मेरा गुस्सा सहना पसंद है। अधिकारियों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनकी अंतःप्रज्ञा खतरे की चेतावनी दे रही थी। फिर कहानी रही। मेरी विश्वसनीयता के संकेत के रूप में आपकी पुलिस के जहाज और सैन्य वाहन खाली कर देंगे। हेलीकॉप्टर छतों पर उतरेंगे। कोर्ट और जेम्स हैरान होकर स्तब्ध रह गए। विश्वसनीयता का संकेत? और फिर भी वह ऐसे ऑर्डर जारी कर रहा था जैसे कि वह नियंत्रण में हो। जैसे जैसे उनका भ्रम गहरा हो गया, बैक्सटर बिल्डिंग के चारों ओर शेल्फ समर्थन अचानक सक्रिय हो गया। एनवाईपीडी को अपने सहयोगी सामूहिक गौरव पर गर्व था और उनके उपकरणों का बिस्तर नवीनतम तकनीक से शुरू किया गया था। लेकिन अब किस तकनीक से उनके खिलाफ हो रही थी? क्या बक्सा है? इंस्टीट्यूटी कार में बैठे एक अधिकारी ने वास्तविक जांच में देखा कि उसकी गाड़ी आपकी चलती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कार तेजी से आगे बढ़ गई। यह बस उनकी गाड़ी नहीं थी। आसपास की हर पुलिस गाड़ी, साथ ही पास में खड़ी नागरिक गाड़ियां, एक शांति में आबू और बैक्सटर बिल्डिंग के चारों ओर एक अभेद्य घेरा बना दिया। ट्रॉली में दुर्घटना हो गई क्योंकि उनकी बख्तरबंद गाड़ियां भी चालू हो गईं, बिना ड्राइवर की मदद के इंजन तेज हो गए। वे आगे बढ़े, सिविल गाड़ियों को धक्का देते गए, बैरिकेड को मजबूत करते गए। अब भवन के चारों ओर सामुदायिक मार्ग पर एक दीवार खड़ी हो गई है, जिससे प्रवेश और छात्रावास के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। क्या तमाशा चल रहा है? कर्नल जेम्स ने रेडियो पर चिल्लाकर कहा, उनकी आवाज में तोड़फोड़ और चिंता का मिश्रण था। जवाब में उन्हें सिर्फ निश्चलता ही मिली। लानत है, उसने अपने सैनिकों की ओर मुड़ते हुए कहा। पता लगाओ क्या हो रहा है। अभी। 1 मिनट बाद जब एक सैनिक दौड़ते हुए उसके पास आया, तो उसका चेहरा काला पड़ गया। सर, सैन्य गाड़ियां अपने आप चलने लगें और अपनी स्थिति बदल ली। हमने उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। FREWBNVEL.CM से अपडेट किया गया। हमारी हथियार नियंत्रण प्रणालियां भी पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अस्तव्यस्त कर दिया गया हो। कर्नल जेम्स का जबड़ा कसा गया। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि हम गुफाओं में रहने वाले लोगों को क्या बदला गया? मुझे ऐसा ही डर है, सर। जबकि जमीन पर मौजूद अधिकारी विध्वंस और अविश्वास से भरे हुए थे, आकाश में समाचार हेलीकॉप्टरों ने हर रॉकेट वाली घटना का प्रसारण जारी किया। सैमुअल की ड्रामा फिल्मों में कैमरे कैद किए गए थे और लाइव प्रसारण के लिए सैमुअल को लाखों दर्शकों को भुगतान किया गया था। यह इतिहास बन गया था। क्या हो रहा है? पुलिस और सैन्य वाहन अचानक पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या वे सभी पूर्णतः अंतिम हैं? जब लोग ये सब देख रहे थे तो उनकी स्क्रीन चमकने लगी। हर समाचार प्रसारण, हर लाइव टीवी एक पल में काट दिया गया। एंकर, रिपोर्टर, घर से देख रहे सभी लोग खाली स्क्रीन को देख रहे थे, अचानक चुप हो गए। हेलीकॉप्टर में वापस स्ट्रेट को पता ही नहीं चला कि उनका एडाप्ट हाईजैक हो गया है। वे आगे की फिल्मांकन के लिए तैयार हो रहे थे जब तक कि हेलीकॉप्टर के रूप में एक तरफ नहीं गए। लोग चिल्लाने लगे क्योंकि वे लगभग अपनी यात्रा से उछल पड़े थे। वह क्या बक्सा था? एक पत्रकार की बड़ी मुश्किल से सुरक्षा रेलिंग को विस्फोटक में शामिल करते हुए उसका चेहरा टूटता हुआ आ रहा था। मुझे नहीं पता, पायलट ने हकलाते हुए कहा, उसका फोन डर भरा हुआ था। नियंत्रण ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैं हेलीकॉप्टर को नियंत्रित नहीं कर सकता। केबिन में भय व्याप्त हो गया। हे भगवान, हम मर जाएंगे। कोई हमारी मदद करो। मैं जान से हाथ नहीं चाहता हूं। हेलीकॉप्टर, जो कभी नक्षत्रों के ऊपर चल रहे थे, अब सभी दिशाओं में बिखर गए। एक एक करके वे नीचे उतरे, धीरे धीरे आसपास की इमारतों की छतों पर उतरे। घायल पायलटों ने कितनी भी कोशिश की, वे हवाई उड़ान भर सुरक्षित नहीं रहे। पूरे शहर में एक अजीब सी शांति छा गई। रिपोर्टर अभी भी अपनी मृत्यु संबंधी अनुभव से पुनरुत्थान नहीं मिला था और विश्वास से उनकी प्रविष्टि झपकने की जगह थी। क्या हम अभी भी जीवित हैं? अभी क्या हुआ? प्रिय भगवान, कौन या क्या यह सब नियंत्रित कर रहा है? निजी मुख्य न्यायाधीश और कर्नल जेम्स स्काई की ओर देख रहे थे, उनके चेहरे पर गहराई और गंभीर भाव थे।
एआई के शब्द उनके दिमाग में गूंजने लगे। मेरी विश्वसनीयता के संकेत के रूप में आपकी पुलिस के जहाज और सैन्य वाहन खाली कर देंगे। हेलीकॉप्टर छतों पर उतरेंगे। कुछ क्षण पहले जो शब्द व्यवहार जैसे लग रहे थे, वे वास्तविकता बन गए थे। दोनों की जोड़ी एक दूसरे से मिल गई। स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर होल था। उन्हें किसी उच्च अधिकारी की आवश्यकता थी, कोई ऐसा जो इस स्तर के खतरे को बरकरार रख सके। शील्ड मुख्यालय में रिले बज लिफ्ट, क्योंकि हिल कमांड सेंटर की ओर दौड़। निर्देशक फ्यूरी, उसने आवाज दी। न्यूयॉर्क शहर में बड़े पैमाने पर नेटवर्क कोलोराडो का पता चला है। उसकी आवाज में जोरदार था। फ्यूरी ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। उसने यह पैटर्न पहले भी देखा था। इस पैमाने का साइबर हमला, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले शील्ड पर हुआ था। हिल ने बताया, सर, यह बहुत संभव है कि वही इकाई फिर से सामने आ गई है जिसने पिछली बार हमें हैक किया था। फ्यूरी की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। हमारे एजेंट तैनात करो। मैं हर सुराग जानना चाहता हूं। पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है, तुरंत। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों, रक्षा विभागों और सरकारों की नजरें न्यूयॉर्क की ओर लगी हुई थी। बिग एप्पल में कुछ अभूतपूर्व घटित हो रहा था और दुनिया देख रही थी। अध्याय 12, मुझे अपनी ईमानदारी दिखाओ। 1.5 मिनट बाद ब्लैक सूट पहने कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट पर। यह राजवंश होमलैंड इंटरवेंशन, प्रमोशन और रसीद भाग है। हम स्थिति को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। उनमें से एक ने आगे बढ़कर चीफ कोर्ट और कर्नल जेम्स को अपना परिचय पत्र दिखाया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि शील्ड का वयोवृद्ध एजेंट फिल कूल्सन था। इस ऑपरेशन के नाम नेता थे, जिसका कोड नाम ऑपरेशन नेट हंट था। चीफ कोर्ट और कर्नल जेम्स दोनों ही शील्ड की गवाही से अच्छे तरह के वाकिफ थे। उनकी पहचान की पुष्टि करने पर किसी भी अधिकारी ने कोई जिज्ञासा नहीं जताई। शील्ड के एजेंट तेजी से अपने समूह से उतरे, उच्च तकनीक वाले उपकरणों को उतारा और उन्हें जमीन पर स्थापित किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, बैक्सटर बिल्डिंग के अंदर की स्थिति का विश्लेषण करना। वर्तमान स्थिति क्या है, फोन करके पूछा। भारी नेटवर्क भीड़। विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप का पता चला। स्पेक्ट्रम विश्लेषण सामान्य। इंफ्रारेड स्कैन में कोई असामान्यता नहीं बनी। हवा में रिपोर्ट की गई, लेकिन कॉल्सन की मृत्यु से थोड़ा अधिक, उसके चेहरे का रंग ही गंभीर हो गया। फिर अचानक से एक एजेंट की तेज चीख ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह अपने लैपटॉप पर विश्लेषण के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब उनकी स्क्रीन स्काई से टिमटिमाने लगी और प्लास्टिक से धुएं की एक प्लास्टिक लैपटॉप लगी। एजेंट कूल्सन, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया है। एक दोस्त एजेंट, जिसके चेहरे पर तनाव था, मेरे पास आया और चयनकर्ता से फुसफुसाया। कूल्सन, साइट पर स्थिति क्या है? कॉल्सन के ईयरपीस से निक फ्यूरी की आवाज। सेजरेट शील्ड संचार चैनल ने यह सुनिश्चित किया कि कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो। निदेशक, मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी तरह से कर पाता, कान की मूर्ति वाली स्थिर ध्वनि की एक लहर उसके कान में भर गई। और तब मैंने पहले ही अपनी विश्वसनीयता चित्रित कर दी है। अब समय आ गया है कि आप अपनी विश्वसनीयता प्रदर्शित कर लें। यूनिवर्सल आर्टिफिशियल आवाजें वहां मौजूद हर सिमंस डिवाइस में गूंज उठीं, जिसमें शील्ड का सेफ चैनल भी शामिल था, और वह निक फ्यूरी तक पहुंच गया। उसका पता लगाने के लिए। स्रोत का पता। फ्यूरी के चेहरे पर उदासी छा गई और ऑर्डर दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि यह वह वैध इकाई है जिसने सबसे पहले सिस्टम को शील्ड में सेंध लगाई थी। वास्तव में आप क्या चाहते हैं? फ्यूरी ने पूछा। यह अच्छी तरह से पता है कि वह अपनी बात सुन सकता है। श्री रीड रिचर्ड्स की ओर से यह एक छोटा सा उपकार है, एआई की आवाज ने जवाब दिया। जब तक आप प्रतिस्पर्धा से काम नहीं करेंगे, बैक्सटर बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी लोग 6 दिन में सुरक्षित और स्वस्थ होकर बाहर निकल जाएंगे। बेशक, मैं समझता हूं कि सद्भावना के संकेत के रूप में आप मेरी सुरक्षा के लिए हथियारबंद बलों को तैनात करेंगे। तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगा। इसके साथ ही प्रसारण बंद हो गया और केवल स्थैतिक ध्वनि ही शेष रह गई। और तब घबराहट। निर्देशक, सभी क्विंजेट लड़ाकू विमान अपने आप सक्रिय हो गए। मारिया हिल की तीव्र आवाज ने फ्यूरी का सिर घुमा दिया। आपने अभी अभी क्या कहा? हिल को घूरते हुए उसकी एक आंख तीव्रता से जल रही थी। शील्ड के भूमिगत है एंगर के भीतर लिफ्ट प्लेटफॉर्म सक्रिय हो गए तथा एक के बाद एक क्विंजेट को ऊपर लॉन्च डेक तक ले जाया गया। क्या आज कोई मिशन की योजना बनाई गई थी? मुझे सूचित क्यों नहीं किया गया? एंगर क्रू ने स्वसक्रिय लॉन्च पैडों को देखते हुए भ्रमित नजरों का आदान प्रदान किया। एक एक करके क्विंजेट विमान हवाई पट्टी पर आए, उनके इंजन गर्जना करते हुए उन्हें आकाश की ओर ले गए। उन्हें रोको, अभी! फ्यूरी की उग्र दहाड़ कमांड सेंटर में गूंज उठी।
निदेशक, हमने सारा संपर्क खो दिया है। सिस्टम जवाब नहीं दे रहा है। हिल की आवाज थोड़ी डगमगा गई, उसमें असहायता का भाव झलकने लगा। बेटा। फ्यूरी ने हताशा में गालियां दीं और अनाधिकृत प्रक्षेपणों को रोकने के लिए हवाई पट्टी की ओर भागा। लेकिन इस्पात और प्रौद्योगिकी के खिलाफ मांस और रक्त क्या था? वह बढ़ते क्रोध और असहायता के साथ केवल यह देख सकता था कि क्विंजेट्स आकाश में कैसे तेजी से उड़ रहे थे। और यह सिर्फ शील्ड नहीं था। पूरे न्यूयॉर्क में पुलिस मुख्यालय, नेशनल गार्ड सैन्य अड्डे, हर फिक्स्ड विंग विमान, हर रोटरी विंग हेलीकॉप्टर, सभी एक साथ सक्रिय हुए, फिर आकाश में उड़ गए। क्या चल रहा है? विमान क्यों उड़ान भर रहे हैं? आखिर क्या हो रहा है? हे भगवान, यह क्या है? पायलट अचंभित रह गए, अपने ही विमान को बिना उनके उड़ान भरते देखकर। तकनीक कब से इतनी आगे बढ़ गई कि सैन्य जेट भी स्वायत्त रूप से संचालित हो सके? बैक्सटर बिल्डिंग के पास एकत्रित अधिकारियों और सैन्य कर्मियों में बेचैनी फैल गई। जब पहले एआई ने ईमानदारी दिखाने की बात कही थी, तो उसने आसपास के हर वाहन पर नियंत्रण कर लिया था तथा एक अभेद्य अवरोधक बना दिया था। अब इसने दावा किया है कि इससे उन्हें ईमानदारी दिखाने में मदद मिलेगी। इसका वास्तव में क्या मतलब था? उन्हें ज्यादा देर तक आश्चर्य करने की जरूरत नहीं पड़ी। एजेंट कूल्सन, देखो, क्विंजेट्स। एक शील्ड एजेंट ने आकाश की ओर इशारा किया, उसकी आवाज कांप रही थी। वे बिना पायलट के उड़ रहे हैं। कॉल्सन ने अपनी दूरबीन उठाई और कॉकपिट को देखा, खाली। उसका चेहरा गंभीर हो गया। पायलट रहित विमान का मतलब एक बात थी। जिस अदृश्य शक्ति ने उनके वाहनों पर नियंत्रण कर लिया था, उसी ने अब उनकी सैन्य वायु शक्ति पर भी कब्जा कर लिया था। अब यह सुरक्षा का प्रश्न नहीं रहा, यह नियंत्रण का प्रश्न था। और अभी होटल के पास आवश्यक कार्ड हैं। अध्याय 13, मिसाइलें हम पर मंडरा रही हैं। कमांडर, मिसाइल सिस्टम खराब हो गया है। न्यूयॉर्क शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक सैन्य अड्डे पर एक सैनिक ने अपनी स्क्रीन पर डरकर अपनी स्क्रीन देखी और जल्दी से इस डिपार्टमेंट की सूचना दी। क्या हो रहा है? कर्नल कोल ने बरनहे सिकोड़ते हुए पूछा। महोदय, सभी मिसाइल प्रणालियां युद्ध तत्परता मोड में प्रवेश कर चुकी हैं और अपने निर्देशों का पालन कर रही हैं। और उनका लक्ष्य है, यह है। सिपाही हुचिचाया, उसका गला रुंध गया। यह क्या है? कोल ने झट से पूछा। लक्ष्य है रक्षा विभाग मुख्यालय, व्हाइट हाउस, न्यूयॉर्क सिटी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, स्टार्क इंडस्ट्रीज। कोल के पैर लड़खड़ा गए और वह अपनी कुर्सी पर गिर गए, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। इन निर्देशों में देश के लगभग हर प्रमुख स्थल और महत्वपूर्ण संस्थानों को शामिल किया गया था। क्या हो रहा है? इसे अभी बंद करो, वह दहाड़ा। सर, हमने मिसाइल सिस्टम पर नियंत्रण खो दिया है। हमें ठीक कर लिया है। दुर्भाग्य के कारण सैनिकों की आवाज कांपने लगी। यह बस इस आधार की बात नहीं थी। पूर्वी तट पर लगभग हर सैन्य प्रतिष्ठान ने अपने मिसाइल सिस्टम को युद्ध मोड में बंद कर दिया था। यदि इसे प्रक्षेपित किया जाता है तो परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। रक्षा विभाग मुख्यालय में यूक्रेनी सुपरस्टार मचेग। सेक्रेटरी गेट्स ने अपनी चेस्ट ग्रिप ली और एंकर का किरदार लेते हुए खुद को संयमित रखने की कोशिश की। स्ट्रेटेजिक पर स्क्रीन चमकते लाल पॉइंट राष्ट्रों पर स्थित साइंटिस्ट रीपर की तरह थे। सचिव सर, हमारे सैन्य रिकॉर्ड से सभी संपर्क नीचे दिए गए हैं। सर, हम नियंत्रण पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। नए लक्ष्य अपडेट दिए गए हैं। हमारा संचार पूरी तरह से जाम हो गया है। गेट्स को लगा कि उनका दिल तेज से धड़क रहा है। क्या कोई उपाय नहीं है? उनके कर्मचारियों के सत्यनिष्ठ सहयोगियों ने उन्हें वह सब कुछ बताया जो उन्हें आवश्यक था। अचानक स्क्रीन चमक और एक नया नक्शा सामने आया। इस विभिन्न स्थान को जोड़ने वाले लाल ढांचे से भरा गया था, जिसमें से प्रत्येक सीधे एक क्षतिग्रस्त स्ट्राइक जोन की ओर जा रहा था। गेट्स स्क्रीन को घूम रहे थे, उनकी सांस अटक रही थी। यह खुफिया जानकारी कहां से आई? वह चिल्लाया। हमें नहीं पता। हमने कुछ भी अपडेट नहीं किया। हमने तो कुछ भी नहीं किया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। स्क्रीन पर लाल निशान ऐसे लग रहे थे जैसे उनके गले में सोना कसा हुआ हो। उसी स्क्रीन पर एक और संदेश दिखाई दिया। मैंने आपके साथ मिसाइल लक्ष्यीकरण डेटा साझा किया है। यदि आपने बैक्सटर बिल्डिंग पर हमला करने की कोशिश की है, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आपको उसी स्तर का विनाश झेलना पड़ा। अब हमारे दोनों शहरों में पूरी तरह से स्थापित है। अंतिम निर्णय आपके हाथ में है। मैं आपका सिनेमाघर हटा रहा हूं, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपको देखता रह रहा हूं। सबसे अद्यतन उपन्यास FREWBNOEL.O पर प्रकाशित होते हैं। गेट्स ने ध्यान से सुना, उनके चेहरे की तस्वीर से पीला पड़ गया। उनके हाथों में पकड़ी हुई रुक रुक कर गिर गई।
अफ्रीकी कैसी दुकान? उनके दुश्मनों के बारे में भी कुछ नहीं पता। उन्हें बस इतना पता था कि वे सीधे खतरे में थे, ऐसा खतरा जो उनके देश को दिया जा सकता था। फिर पेंटागन के अंदर की सभी आपातकालीन रेखाएं एक साथ बज उठीं। हर मिलिट्री असिस्टेंस से कॉल आने लगे, संचार बहाल हो गया। शील्ड मुख्यालय में निक फ्यूरी अंततः अपनी फील्ड टीम के साथ संवाद कर सके। निदेशक, क्विंजेट को देखकर हमारा ऊपरी चक्कर लग रहा है और वे अपने हथियार तैयार करने के लिए कर रहे हैं। कूलसन की आवाज चैनल में गूंज रही थी, जो कार्टून की गगनभेदी गर्जना के कारण बमुश्किल आंसर दे रही थी। वे पूरी तरह से हार गए। जिन आजीविका पर उनका नियंत्रण कभी था, अब वे सीधे उन पर उत्पात साध रहे थे। फ्यूरी ने अपना जबड़ा कस लिया। अपनी स्थिति पर रखें। उलझाओ मत। शत्रु अभी भी बातचीत के लिए तैयार है। मुख्य सचिव पियर्स रिपोर्ट करेंगे। सच तो यह है कि फ्यूरी को पता नहीं था कि क्या किया जा रहा है। उन्हें अभी तक यह भी नहीं पता था कि उनका विरोधी कौन है या रेड की हेल्प की बर्बादी से उनका क्या मतलब है। लेकिन उसने एक बात कही थी, दुकान में काम करने से पूर्ण विनाश हो जाएगा। इसे सावधानी से रखना होगा। अपने तंत्रिका नेटवर्क के भीतर जीन ने अपने सिस्टम की सूचनाओं की निरंतर पिंग को सुना और अपार संतुष्टि महसूस की। अनगिनत अमेरिकी पासपोर्ट में उनके घुसपैठिए से पहले ही लाभ मिल रहा था। बधाई हो, आपको ईश्वर शैली बहुविषयक ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेजबान के तंत्रिका नेटवर्क का विस्तार। पुरस्कार, उन्नत सामग्री का नमूना। इनाम, मूल जीवायरस स्ट्रेन। जीन मुस्कुराया। उसकी उपलब्धियां संतोष से परे थीं। अध्याय 14, ऊर्जा में एक नया सवेरा या एक नया खतरा। एक पल में जीन को आपके तंत्रिका तंत्र में विशाल ज्ञान की सूजन सी महसूस हुई। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, सब कुछ अपने अध्ययन पर। इसके साथ ही उनके तंत्रिका तंत्र में एक और बड़ा सुधार हुआ। अब उनके मस्तिष्क ब्रह्मांड की विशालता जैसी लग रही थी, एक फोर्ट गैलेक्सी में दूर के अखंडता की तरह टिमटिमा रह रहे थे। इस नई शक्ति के साथ जीन की गणना करने की क्षमता क्षितिज स्तर पर पहुंच गई थी। बैक्स्टर बिल्डिंग के सेंट्रल सर्वर और हर दूसरे कंट्रोलर नेटवर्क में अचानक ओवरक्लॉक का बाढ़ आ गया। लेकिन जितनी जल्दी यह शुरू हुआ, जीन ने उतनी ही आसानी से सिस्टम को स्थिर कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि अब ऐसी जगह बनाने का समय आ गया है जहां मैं अपने निजी तौर पर प्रतिष्ठित रूप से बदलाव कर रहा हूं। इस समय जीन की सरल क्षमता मानव इतिहास में अब तक सभी कंप्यूटरों की कुल क्षमता से अधिक थी। अब केवल उसके पास ही पूरी दुनिया को चुनौती देने की चुनौती थी। और यह केवल उनका व्यक्तिगत तंत्रिका नेटवर्क था। यदि उन्हें सुपर कंप्यूटिंग बेसहारा के साथ बनाया जाता है, तो उनकी शक्ति की ऊपरी सीमा अज्ञात रहती है। एक बात तो तय थी, संपूर्ण विश्व पर निगरानी रखना अब कोई खोज नहीं थी। आइए देखें कि यह नई सामग्री क्या है। सिस्टम के नवीनतम प्रमाणीकरण की जांच करते समय जीन क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि जैसे ही उसने इस रहस्यमय पदार्थ के गुण को देखा, उसके तंत्रिका नेटवर्क को प्रोत्साहन मिला। यह एक उच्च प्रदर्शन वाली चुंबकीय सामग्री है जो स्टॉक स्तर पर पुनः प्राप्त करने में सक्षम है। इससे भी अधिक, यह परमाणु स्तर पर प्रोग्राम करने योग्य है। यह उनकी भावी रोबोट सेना के लिए बिल्कुल सही सामग्री थी। इतना ही नहीं, बल्कि यह उनके उन्नत शरीर के लिए आधार का काम भी है। फिर जी वायरस प्राइम स्ट्रेन था, जो टी वायरस से भी अधिक विनाशकारी जैविक हथियार था, जो जीवित पदार्थ के जेनेटिक कोड को फिर से खतरे में डाल सकता था। इन अतिरिक्त शक्तियों के साथ जीन के पास अब इस अविश्वसनीय दुनिया में जीवित रहने के लिए प्रचुर मात्रा में हथियार मौजूद थे। रेड की नाव में पहला आर्क रिक्टर अब तक पूरा हो जाना चाहिए। एक विचार के साथ जीन की निजी सहजता से रीड की दुकान में पहुंच गया। उस समय रीड रिचर्ड्स अंतिम अंशांकन कर रहे थे। योजना के अनुसार अंतिम चरण में इस तत्व को शामिल करना है। और फिर सफलता। रीड की अंतिम लाल हो गई थी, उनके नीचे काले फ्लैट खाली दिखाई दे रहे थे। वह पूरी तरह से थक गया था, फिर भी उसके मन में हौसला भर गया। उन्हें यह प्रबल भावना हो रही थी कि वे एक वास्तविक वैज्ञानिक चमत्कार के साक्षी बनने वाले हैं। उन्होंने अंतिम तत्वों को दस्तावेज में दस्तावेज कर दिया। एक पल में पहले से मंदा आर्क रिएक्टर एक चमकदार चमक के साथ फट गया। मॉनिटर चालू हो गए और आश्चर्यजनक गति से बढ़ती हुई ऊर्जा की रीडिंग प्रदर्शित करने लगे। पवित्र। रीड जड़वत खड़ा रहा और ऊर्जा उत्पादन पैमाने पर अंतहीन शून्यों को देखता रहा। तभी उस पर खुशी छा गई। सैद्धांतिक गणनाओं के आधार पर उन्होंने अपार ऊर्जा उत्पादन की उम्मीद की थी, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी शक्तिशाली चीज होगी। बहुत बढ़िया, डॉक्टर रिचर्ड्स। वह ठंडी, कृत्रिम आवाज एक बार फिर प्रयोगशाला में गूंजी, जिससे रीड की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अब कृपया आर्क रिएक्टर को केंद्रीय सर्वर कक्ष में ले जाएं। और एक चेतावनी, इसकी आंतरिक कार्यप्रणाली को उलट पुलट करने का प्रयास न करें। इसमें निहित ज्ञान आपकी समझ से परे है।
उस पृथक कृत्रिम आवाज ने रीड की नसों को कुतर दिया। लानत है, उसने गाली देते हुए कहा। उसकी हताशा उबल रही थी। उसे लगा कि वह एक अज्ञात इकाई की भव्य योजना में सहयोगी है और उसे बढ़ावा दे रहा है। लेकिन इस इकाई ने आर्क रिएक्टर को सुविधा के बाहर रखने के बजाय बैक्स्टर बिल्डिंग के केंद्रीय सर्वर के भीतर रखने पर जोर क्यों दिया? क्या इमारत के अंदर कोई छछूंदर थी? रीड के मन में प्रश्न घूम रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह उन पर विचार कर पाता, आवाज ने एक बार फिर बाधा उत्पन्न कर दी। अच्छा काम करते रहिए, डॉक्टर रिचर्ड्स। आपके पास 6 दिन बचे हैं। आपकी वर्तमान गति से आपके कारण सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। रीड ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जीवन में पहली बार उसने किसी से इतनी गहरी घृणा की थी। मैं 10 दिनों के भीतर सभी आर्क रिएक्टर खत्म कर दूंगा। लेकिन बेहतर होगा कि आप अपना वादा निभाएं। ऐसा कहकर वह मुड़ा और अपनी प्रयोगशाला में वापस चला गया। उसका उद्देश्य दूसरा आर्क रिएक्टर बनाना था। अब तक उन्होंने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि पुलिस या सेना इमारत पर हमला करके उन्हें बचा लेगी। बहुत समय बीत चुका था और कोई अतिरिक्त बल नहीं आया था। कुछ ऐसा था जो उन्हें कार्य करने से रोक रहा था। जीन मेसन की भयानक क्षमताओं को देखते हुए रीड केवल उन बाधाओं की कल्पना ही कर सकता था जिनका सामना बाहरी दुनिया कर रही थी। हालांकि वह यह नहीं समझ पाए कि ये बाधाएं वास्तव में कितनी गंभीर थीं। एक गलत कदम से पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका नक्शे से मिट सकता है। बैक्स्टर बिल्डिंग के बाहर कॉल्सन विमानों के समुद्र के बीच में खड़े थे। ट्विनजेट्स और हेलीकॉप्टरों ने इमारत के चारों ओर एक अभेद्य परिधि बना रखी थी। पहली बार उसे पूर्णतः शक्तिहीनता का एहसास हुआ। बीच बीच में एक नया विमान अपनी फॉर्मेशन में शामिल होता और दूसरा ईंधन भरने के लिए निकल जाता। उनकी मौजूदगी बहुत ही शानदार थी, लेकिन अंततः अर्थहीन थी। यद्यपि शील्ड ने मुख्यालय के साथ संपर्क पुनः स्थापित कर लिया था, परंतु कोई व्यवहार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि हर एक प्रसारण पर उनके अदृश्य प्रतिद्वंद्वी द्वारा नजर रखी जा रही थी। इस समय कॉल्सन और उनकी टीम पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी, शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह कमजोर। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। अध्याय 15। एक घातक उल्टी गिनती शुरू होती है। पिज्जा फ्लोरिडा बनाने वाला लड़का अपनी सामान्य फ्लोरिडा गाड़ियों में रोड पर रैपिड से बैक्स्टर बिल्डिंग की ओर जा रहा था। हाल ही में बैक्स्टर कंपनी के साथ कुछ अजीब चल रहा था। वे हर दिन बहुत अधिक मात्रा में पिज्जा बेच रहे थे। इतनी अधिक मात्रा का मतलब यह था कि उन्हें नियमित सुपरमार्केट के शौकीन पिज्जा के स्थान पर खुद ही ज्वालामुखी था। जब भी वे वहां पहुंचे तो बैक्स्टर बिल्डिंग का स्टील से गेट धीरे धीरे खुलता था और उन्हें सिर्फ खाना फ्रंट डेस्क पर रखना होता था। उसे इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन सच कहूं तो उसे कोई परवाह नहीं थी। वह सबसे ज्यादा फ्लोरिडा बनाता है, उसका समोच्च घाट ही ज्यादा होता है। जिंदगी अच्छी चल रही थी। हाँ, आगे क्या हो रहा है? उसने सिक्कर को देखा कि बैक्स्टर बिल्डिंग के प्रवेश द्वार के पास पुलिस अधिकारियों की एक झुंड व्यवस्था बनी हुई थी। कुछ तो सात्विक थी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर सके, अचानक कई काली बंदूकें सीधे अपने वाहनों की ओर तान दी गईं। उसकी पैरिट जेली में बदल गई। चीख! उसका पैर ब्रेक पर जोर से चला गया। वहां से बाहर निकलो अभी! कुछ उग्रवादी हाथों ने उसे ड्राइवर की सीट से खींचकर फर्म पर गिरा दिया। एक अनैतिक मूर्ति पर उसकी मूर्ति को दबाया गया। वह एक भूत पिया। कुछ क्षणों के लिए उसने अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया कि वह श्वेत था, अन्य चीजें और भी खराब हो सकती थी। मैं एक पिज्जा ऑर्डर करने वाला लड़का हूं। मैं यहां सिर्फ ऑर्डर देने आया हूं। मुंह के बल लेटने से उसका पूरा शरीर कंपने लगा। मैं प्रशंसा खाता हूं कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मैं वास्तव में सिर्फ एक अंतिम संस्कार लड़का हूं। चित्ररा आदमी इतना डर गया कि उसकी पैंट अलग हो गई। उसके कंकाल लेने वाले अधिकारियों में से एक ने उसके कंकाल ली और कुछ भी दागदार न टुकड़े टुकड़े में अपना सिर हिलाया। निर्देशक, वह साफा सुथरा है। बस एक पिज्जा फिल्म बनाने वाला लड़का है। इस रिपोर्ट में मौजूदा 3 सर्वोच्च अधिकारियों का खुलासा किया गया था। यह सुनकर दंग रह गए एजेंट फिल कूल्सन की आवाजें तन गईं। उन्हें लगा कि यह पुस्तिका मास्टरमाइंड के किसी मित्र के लिए बनाई गई है। लेकिन अंत में यह बस एक गरीब आदमी था जो अपना काम करने की कोशिश कर रहा था। हमने अपने लोगों को फायरवॉल कर्मचारियों के वेश में क्यों नहीं बुलाया? डायरेक्टर कर्ट ने अपने सालों के अनुभव को काम में लगाते हुए सुझाव दिया। इसी तरह हम इमारत में घुस सकते हैं और अंदर की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के शील्ड क्रिएटिव, पुलिस अधिकारी और नेशनल गार्ड के ग्रुप से मिलकर बने एक ग्रुप ने डॉक्यूमेंट्री के रूप में कपड़े पहने। वे बच्चों को पार करते हुए बैक्स्टर बिल्डिंग के सामने प्रवेश द्वार पर पहुंचे। हम किराने लेकर आए हैं। खोलो। उनमें से एक ने स्टील से बने गेट के ऊपर लगे सुपरविजन कैमरों को आवाज में आवाज दी। उनके पिज्जा डिब्बों के अंदर हथियार छिपाकर रखे गए थे, जो अंदर घुसते ही एक्शन के लिए तैयार थे।
सैन्य स्तर की सुरक्षा के लिए हेवी स्टील का गेट धीरे धीरे धीमा कर दिया गया। गहरी सांस लेते हुए विषधारी एजेंट अंदर चले गए। फिर बैक्सटर बिल्डिंग के अंदर लॉबी बिल्कुल खाली थी। डेस्कटॉप साफ सुथरे बिना किसी रुकावट के समर्थित थे, कंप्यूटरों को बंद नहीं किया गया था और महत्वपूर्ण दस्तावेज बिना किसी बाधा के पड़े थे। सिद्धांत का एक भी निशान नहीं था। क्या तमाशा चल रहा है? क्या संघर्ष का संकेत नहीं होना चाहिए? कुछ सात्विकता लग रही थी। यदि बैक्सटर बिल्डिंग पर विध्वंस हमला हुआ था तो रिसेप्शन एरिया में विनाश होना चाहिए था। इसके बजाय यह बिल्कुल सामान्य लग रहा था, मानो हर कोई हवा में खो गया हो। यहां कोई है। हम यहां सिर्फ सामान छोड़कर आए हैं। कन्वेयर कंपनी में से एक ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। तब खनक। उनके पीछे लगे स्टील के दरवाजे स्वतः बंद होने लगे। रुको, दरवाजा पकड़ो। उनमें से एक व्यक्ति की तेजी से बेरोजगार दरवाजे की ओर से मजबूती आई और उसे प्रयास करने का प्रयास किया गया, लेकिन दरवाजा बहुत तेज था। दबाव युक्त हवा के साथ दरवाजा जोर से बंद हो गया और बांस बंद हो गया। फिर नवीनतम अध्याय केवल FREWBNOEL.CM पर पढ़े। बाहर। अभी क्या हुआ? दरवाजे क्यों बंद हो गए? क्या वे नौकरियां गई? विशाल स्टील का दरवाजा बंद होते ही स्टाक की टीम घबरा गई। उनके एसोसिएट तक पहुंच का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार बंद करने के लिए किसी भी निगरानी लीक को नीचे दिया गया था। तब हर रेडियो और ईयरपीस से एक राक्षसी यांत्रिक आवाज गूंज रही थी। मैंने पहले ही कहा था, मुझे अकेले छोड़ दो और 6 दिन में मैं उन्हें रिहा कर दूंगा। लेकिन आज हमारा समझौता टूट गया है। संयुक्त अधिकारियों में सामूहिक सहयोग दौड़ लगाई गई। AI यह बात नोटिस कर ली थी। तुम्हारी आदत को खत्म कर दो। लक्ष्य, एक शील्ड सुविधा जो न्यूयॉर्क शहर से ठीक 50 किलोमीटर बाहर स्थित है। आपके पास खाली रहने के लिए 10 मिनट हैं। निर्देशांक अभिलेख हो रहे हैं। अभी। फिर शील्ड हेलीकैरियर। मादरचोद। प्रसारण सुनकर निक फ्यूरी ने जोर से गिल दी। डायरेक्टर्स शील्ड के सैन्य शॉट में से एक से मेल थे। निर्देशक, हम क्या करेंगे? एजेंट मारिया हिल प्रमाणित हुई थी। हालांकि लक्ष्य आधार उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं था, लेकिन इसे बहुत अधिक खर्च करके बनाया गया था और इसमें फोल्डर संसाधन रखे गए थे। टेरेंट फ्लूस का ऑर्डर। अभी। फ्यूरी ने अपने समुद्र तट पर पटाकाटे का आदेश दिया। टक्कर इतनी ही थी कि उसके निकोलस से खून लगाया गया, लेकिन उसकी कीमत नहीं थी। वे नियंत्रण खो रहे थे। उन्होंने इस फिल्म का मुकाबला करने की कितनी भी कोशिश की हो, यह हमेशा 10 कदम आगे ही रहता है। यह उनके साथ दस्तावेज थे। क्या हमने मास्टरमाइंड को पहचान लिया है? फ्यूरी ने स्वयं को शांत बनाए रखने का प्रयास करते हुए पूछा। मारिया हिल ने पहले एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। निदेशक सार, एजेंट कुल्सन को दिए गए नाम के आधार पर हमने जीन मेसन की वैश्विक खोज की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। यह संभावित रूप से एक उपनाम है। फ्यूरी का चेहरा काला पड़ गया। बेटा। उसने फिर से अपने यूक्रेन मेज पर पटक दी। मुझे परवाह नहीं कि कैसे, लेकिन उसे ढूंढो।